उत्तराखंड का वीडियो। गांधी जी की समाधि, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं एक अपनी बात रख रहा हूँ। गांधी जी की समाधि अब 50 एकड़ में है, लेकिन बिरसा मुंडा की कहीं स्टैचू नहीं है। आप दिल्ली के अंदर बिरसा मुंडा जी की और जयपाल मुंडा जी की स्टैचू नहीं है, जो देश के असली नायक थे, लेकिन एक के लिए 50 एकड़ 100 एकड़ में समाधियां हैं। तो साथियों, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। नेताओं के भरोसे इस लड़ाई को हम नहीं जीत सकते। इस बात को आप तेरे दिमाग में बिठा लो। अभी राजस्थान में कुछ दिन पहले आमागढ़ का एक मामला हुआ था, शायद आप तक भी पहुंचा होगा। आमागढ़ का एक किला है जो आदिवासी मेरा समाज का है जयपुर में। मनवादियों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की, हमको ललकारा, तो हमने उन मनवादियों को, उन आरएसएस वादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे जयपुर के अंदर कोने कोने में राजस्थान का आदिवासी पहुंच गया और एक भी आरएसएस का दलाल या मनवादी वहां पर नहीं आया। तो साथियों, हम वो लोग हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी हैं। हम, हमारी सभ्यता पत्थरों पर है, हमारा इतिहास पत्थरों पर है, इनका इतिहास कागजों में है। तो आपको समझना पड़ेगा, हम वो लोग हैं जो कभी झुके नहीं, किसी के गुलाम नहीं हुए। चाहे हमने दुख दर्द से हम जंगलों में चले गए महलों को छोड़कर, लेकिन हम किसी का कभी गुलाम नहीं रहे। और जो इनकी बड़ व्यवस्था है, उस बड़ व्यवस्था का कोई हिस्सा नहीं है, ये आप लोग समझ लीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उस व्यवस्था का हिस्सा हम नहीं है, आदिवासी उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। और जो हमारी काउंटिंग हिंदू धर्म में हो रही है साथियों, वो एक साजिश के तहत है, क्योंकि हिंदू धर्म में ओबीसी की काउंटिंग हिंदू में हो रही है, एससी की काउंटिंग हिंदू धर्म में हो रही है और एसटी की काउंटिंग भी हिंदू धर्म में हो रही है। तब एसटी वहां से निकल जाएगा, अलग से कॉलम मिल जाएगा, एससी बौद्ध में चले जाएंगे, ओबीसी बौद्ध में चले जाएगा, तो इनके लिए कितने रह जाएंगे? 5%। तो उन अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक बनाने के लिए ये हिंदू का खेल खेला जा रहा है, उसको आपको समझना पड़ेगा। ये अल्पसंख्यक लोग हैं तो बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक बताते हैं। तो इस लड़ाई को आपको समझना है साथियों, और जो ऑयल कॉलम की जो मांग है उसको हमको जन जन तक पहुंचाना है, तब जाकर के इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। और हमारा साथियों मिशन है पाखंडवाद मुक्त समाज के नाम से, जिसमें हमने जो हमारे आदिवासी भाई अपने सिस्टम से, अपने कल्चर से डिवाइड हो गए हैं, दूर हो गए हैं, इन मजबादियों के गुलाम बन गए हैं, वापस उनको अपने ट्रैवल में लाने के लिए, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए हमने एक मिशन चलाया। आज से 10 साल पहले मेरे गांव से, मेरे परिवार से, मेरे घर से इसी शुरुआत की थी। उसके तहत हमने आज लाखों आदिवासियों को, एक दो नहीं, लाखों आदिवासियों को 10 साल के अंदर उस शोषण से, उस गुलामी से, उस मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाई है और वापस अपने ट्रैवल में लाए हैं। हालांकि इस दौरान हमको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। गांव में कुछ आरएसएस के दलाल भी रहते हैं, वो भी अक्सर हमारे विरोध में रहे, हमें कभी धर्म के खिलाफ बताते रहे, कभी कहते हैं देवी देवताओं को गाली देते हैं, कभी क्या कहते हैं, लेकिन हम डरे नहीं और आपकी जो आवाज है उसको पूरे देश में उठाते रहे। जहां भी हमें अवसर मिलता है, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे जयपुर की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, हम समय पर पहुंचते रहे। और किसान आंदोलन में भी साथियों, जो मेरे साथी उनको पता है, लगभग 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग हमने हमारे संगठन की ओर से दिया था। और उसमें भी मैं लगभग 2-3 महीने नौकरी में होने के बावजूद भी किसान आंदोलन में गया और उस महान आंदोलन को हमने जीता। और इतिहास के पन्नों पर साथियों ये आंदोलन 100 अक्षरों में दर्ज हो गया है। जो कानून बदल गया था उसको जब हमने वापस पलट दिया, तो क्या हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते? ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं है साथियों, लेकिन हमको एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। और जो कुछ हमारे साथी नौकरी पेशा में है वो डरते हैं, सोचते हैं कई बार की नौकरी चली जाएगी, अगर सरकार के खिलाफ खुल के बोलेंगे तो शायद नौकरी। तो मैं इसके लिए बता दूं कि कल ये नौकरियां नहीं थी, कल नौकरियां नहीं थी, संविधान आने के बाद ही तो नौकरी मिली है। उसके बाद ही तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, RS बने हो, तो क्यों संविधान के हक अधिकार की बात नहीं करोगे क्या? ये नौकरियां कल नहीं थी, आज है और कल होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आदिवासी जंगल और जल और जमीन कल भी थी, आज भी है और हजारों साल बाद भी रहेगी। तो इसके आवाज को, इस आदिवासी को, अपने हक अधिकार की बात को साथ बुलंद करते हो, डर को तो दिमाग से निकाल दो, सब एकजुट हो जाओ। सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारा हक देना पड़ेगा, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आप अपनी आवाज उठाते रहे। और जो साथी यहाँ पर आए उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और कार्यक्रम के जो आयोजक हैं हमारे साथी अरविंद और जी, जो झारखंड से हैं, उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे जो साथी है डॉक्टर पृथ्वी मीणा जी ने, उन्होंने भी बात बताई, हमारे और साथियों ने बात बताई, बहुत अच्छी जानकारी आपके सामने रखी। तो उन जानकारियों को अपने पास रखें, अपने लोगों तक पहुंचाएं और जन जन तक इस कबीले को जागरूक करते हैं साथियों
इसी के साथ मेरा क्रांतिकारी जोहार। जय बिरसा मुंडा, जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान, जय किसान। और हमने जो पहला पड़ाव है उसको यहाँ आने के साथ में जीत लिया है। अब आगे की जो लड़ाई है इसको जीतने के लिए हमारी जो ये आवाज है से कहना चाहती हूँ, आदिवासियों को संविधान में अनुसूची 5 और 6 में विशेष अधिकार की जो व्यवस्था दी गई थी वो इसीलिए दी गई थी कि हम यहाँ के मूल मालिक हैं, मूल वारिस हैं और उन्हीं के वंशज हैं। और हमारे पुरखों ने इस देश को बनाने के लिए सबसे ज्यादा लहू बहाया है, सबसे ज्यादा संघर्ष किया है, सबसे ज्यादा बलिदान दिया है। इसीलिए सबसे बड़े बलिदान स्मारक भी हम आदिवासियों के क्षेत्रों में ही है। लेकिन ये राजधानी में रहने वाले और पाठ्यक्रम में पढ़ाने वाले कभी हमारे पुरखों का जिक्र नहीं करते। वो आपको पाखंडों का जिक्र करवाएंगे, आपको काल्पनिक देवी देवताओं का जिक्र करवाएंगे। सरस्वती जिसने कभी खुद नई किताब नहीं पढ़ी होगी, वो कभी पैदा ही नहीं हुई, और उसकी कहानियों में अगर उसकी कहानी की सच्चाई जान जाएंगे कि उसके पिता ने उसके चरित्र का हनन किया था, तो शर्मसार होना चाहिए ऐसे चरित्रों से, जिन चरित्रों को आपसे पूजनीय बनाकर आपको शिक्षा दी जाती है। आप सावित्रीबाई को क्यों नहीं बनाते अपनी शिक्षिका? और एक्चुअल में है ही वो शिक्षिका। तो कम से कम मतलब 200-250 साल पहले उस महिला ने कैसी व्यवस्था होगी, जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी, उस महिला ने और अपने पति के साथ मिलकर, उस वक्त महिलाओं को कहा जाता शिक्षा लेने से उसका भाई मर जाएगा, पति मर जाएगा, परिवार में कोई अशुभ हो जाएगा। सोचिए वैसे माहौल में वो महिला कैसे पढ़ी होगी। वो पढ़ी और पढ़ाई, इसके बावजूद उन्होंने 18 विद्यालय खोले थे। तो असली शिक्षिका कौन हुई? सावित्रीबाई फुले। रानी गायदुल्ली जो 16 साल की एक आदिवासी बालिका थी, लड़ाका थी। वो लड़ाका इसलिए क्योंकि उसने ब्रिटिश शासन की नाकों में चने डाल दिए थे, नकेल डाल दी थी, और वो उससे आतंकित हो गई थी गोरिल्ला युद्ध शैली से, और उन्होंने मतलब छल कपट से फिर उनको कैद किया था। लेकिन नेहरू जी भी उनकी जो जिंदा दिली है उसके प्रति कायल हो गए थे। उन्होंने रानी की संज्ञा दी थी कि रानी गायदुल्ली। आप लोग जानते हैं रानी गायदुल्ली कौन थी? वो आदिवासी नायिका है, 16 साल की एक बालिका, जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब नाको चने चबवा दिए थे। आप राजस्थान की कालीबाई को लीजिए, 12 साल की बालिका है। जब देश आजाद होने वाला था, अगस्त में आजादी मिली, जून की घटना है, 12 साल की बालिका ने अपने शिक्षक को बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारिंदों से और अपने जो महारावल थे उन कारिंदों से भिड़ गई थी। अपनी जो घास काटने की दराती वो गट्ठल लेके जा रही थी, गाय भैंसों के लिए जो चारा लेके जाते हैं, उसने देखा उसके अध्यापक को वो घसीट के लेके जा रहे हैं, तो उसने उनका विरोध किया। विरोध करने पर वो माने नहीं, तो उसने उनकी रस्सी को काट कर उनको बचाया। सोचिए, तो असली नायक नायिका कौन है? हमारे अपने पुरखे हैं, ये काल्पनिक देवी देवता नहीं है। जैसे मेरे भाई मरावी ने बताया कि हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। जो काल्पनिक देवी देवता आपने अपने दिमाग में घुसा रखे या अपने घर में घुसा रखे, उनका आपके परिवार से या आपके समाज से या आपकी पहचान से कोई संबंध नहीं है। वो आपको मानसिक गुलाम बना रहे हैं, वो आपका पैसा भी लूट रहे हैं, आपको गुलामी भी जकड़ रहे हैं, और आपको कल्पना और पाखंडों से जोड़ रहे हैं, हकीकत की जिंदगी से आपको दूर ले जा रहे हैं, और आप अपनी समस्याओं का समाधान कर ही नहीं पाते। तो मैं आप सभी से और ये सभी मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूंगी, आप इस प्रकृति को ही मानिए जो पुरखे मानते हैं, जल जंगल जमीन को मानिए। आपको अभी कोरोना में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी हुई? जो बीमार हुए, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को क्या ये करोड़ों रुपए के जो स्टेचू बनाए मोदी जी ने, वो क्यों नहीं दे रहे? फिर जो बड़ा बड़ा शिवालय या देवालय बन रहा है, वहां से क्यों नहीं मिल रहा आपको रोग मुक्त जीवन? क्यों बीमारियां आ रही है? वो बीमारियां इसलिए आ रही है कि पाखंडों का ज्यादा जोर दिया जा रहा है, प्रकृति को बेचा जा रहा है, व्यापारीकरण किया जा रहा है, जल जंगल जमीन को बर्बाद किया जा रहा है, और मोदी जी उसमें नंबर 1 है। गाय के नाम पर तो आपकी हत्या करवा देते हैं, लेकिन जब मोदी जी आए तो भारत बीफ निर्यात में पहला देश बन गया है मोदी जी के आने के बाद। क्यों? तो गाय को मारने वाला सबसे बड़ा अपराधी कौन हुआ? जो जिसका खाना है, जो जिसका पहनावा है, वो उसका वो छीन नहीं सकते। आपको जो पसंद है वो आप खाइए। आदिवासियों का जो खाना
पर्यावरण ने सबको ताकत दी है, सबको समझ दी है और वो उसी के अनुसार रह रहा है। समंदर के पास तो है तो वो मछली भी खाएगा, अगर वो रेगिस्तान में तो वो बकरी खाएगा, अगर वो पहाड़ों में तो वो पहाड़ी जीव जंतुओं को खाएगा, पहाड़ी जड़ी बूटियों को खाएगा। लेकिन आज शहरों में रहने वाले कोरोना से बचने के लिए क्या क्या खाए हैं ये कौन बताएगा? वो आदिवासियों की जड़ी बूटियां खाए हैं, वो आज ऑर्गेनिक चीजें ढूंढ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कौन पैदा कर रहा है? मोदी जी के वक्त पैदा कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, ये आप लोग पैदा कर रहे हैं, आदिवासी पैदा कर रहे हैं। आदिवासी लालची या लोभी नहीं है, वो जहर नहीं डाल रहा, जहर डाल रहा जो पूंजीवादी है, जो पैसे का लालची है। सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज कहाँ पाए जा रहे हैं? पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में। यहाँ क्यों पाए जा रहे हैं? यहाँ तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, सबसे ज्यादा संपन्न है, ये तो सबसे ज्यादा स्वस्थ होने चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा बीमार और मानसिक बीमार, मैं मानसिक बीमार कहना चाहूंगी क्योंकि ये लोग ही नहीं सुधर रहे। इसीलिए किसान आंदोलन हुआ था। मैं सल्यूट करना चाहूंगी उन किसानों को, उन बहनों को, उन माताओं को जिन्होंने उसमें सपोर्ट किया। वो आंदोलन देश की एक तरह से दूसरी आजादी का बहुत बड़ा जबरदस्त आंदोलन है, जिसमें आप लोगों ने देखा धूप में, गर्मी में, बारिश में, भयानक बारिश आती थी कि लोग घरों में परेशान हो जाते थे, उनके टेंट उखड़ जाते थे। हत्या कर भी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, वो कॉर्पोरेट ही तय करेगा कि आप क्या उगाएंगे। कोई राम का नाम नहीं लेता, अपने राज्यों का नाम लेता है, तब इस देश में संकट आ जाता है। तो ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि आपको घेरा जा रहा है, आप पे शिकंजा कसा जा रहा है, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, राजनीति के नाम पर, आर्थिक नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर। हर तरीके से आपको एक चक्रव्यूह में डाला जा रहा है ताकि आपका हिंदूकरण किया जा सके, आपको मानसिक गुलाम बनाया जा सके। इसीलिए आपके जो पुरखा पहनों के स्थल है, धार्मिक स्थल है, आपके अपने आराध्य स्थल है, वहाँ पर अंधभक्तों की भगवा भक्ति शुरू हो चुकी है सब जगह। तो आप लोग सतर्क हो जाइए, आप अपने मूल पहचान को बचाने के लिए अपने पुरखा स्थलों को बचाइए। और आमागढ़ का उदाहरण अभी बिल्कुल करंट उदाहरण है, बहुत ज्वलनशील उदाहरण है, जो पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में देखा था कैसे वहाँ पर पूरे किले को हथियाने के लिए वहाँ भगवा ध्वज लगाया गया था और वहाँ पर आरएसएस ने पूरा कब्जा कर लिया था। लेकिन समाज को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने वो भगवा ध्वज, श्री राम लिखा हुआ ध्वज किस तरीके से उखाड़ा था आप लोगों ने देखा है। इसीलिए ऐसे ही आपको जोखिम लेनी होगी और हर उस चीज का विरोध करना होगा जो आपकी पहचान के खिलाफ है, आपके जल जंगल जमीन के खिलाफ है और आपकी आने वाली नस्लों के भविष्य के खिलाफ है। हमारे पुरखों ने इतने संघर्ष किए थे, इसीलिए वो हमारी पहचान को ब्रिटिश गवर्नमेंट से मनवाए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1871 से लेकर 1941 तक हमें आदिवासी के रूप में कभी एनिमिस्ट, कभी ट्राइबल रिलीजन और कभी एसटी के रूप में दर्ज किया था। संविधान जब लागू हो गया था तो एसटी के रूप में दर्ज किया गया था। लेकिन ये सरकार धीरे धीरे जब से आरएसएस संगठन बना है, ये पूरे देश को एक राष्ट्र, एक धर्म और एक भाषा के रूप में कैद करना चाहती है। इसीलिए हमारी मातृभाषाओं की, हमारी संस्कृति की, हमारी पहचान की सबसे ज्यादा अवहेलना की जा रही है। इसके सबसे बड़े उदाहरण आप लोगों ने देखा, 13 पॉइंट रोस्टर जो आया, आपका जो वर्ग थोड़ा पढ़ लिख कर शिक्षण संस्थानों में पहुंचा था उसको बेदखल किया गया सबसे पहले। फिर एट्रोसिटी एक्ट पर हमला किया इन्होंने, जो एससी और एसटी की रक्षा करता था। तो सोचिए उन एक्ट से इनको क्या खतरा था? वो तो आपकी रक्षा के लिए था कि आपके हक अधिकारों के साथ आपका शोषण कोई करता है तो आप उसकी सहायता से सरकार से गुहार कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अभी नई जब सरकार आई उसके आपको सपने दिखाए, बहुत बढ़िया अच्छे दिनों के सपने दिखाए और आपसे ही, मूल वारिसों से ही आपकी नागरिकता के प्रमाण पत्र मांगने लग गए। तो कहां से लाएंगे अपने पुरखों के प्रमाण पत्र? हमारे पुरखों के प्रमाण पत्र पत्थरगढ़ी है, हमारे पुरखों के प्रमाण पत्र ये गुफा शैल चित्र है, हमारे पुरखों के प्रमाण पत्र ये गढ़ किले और महल है जो पूरे देश भर में है।
चाहे आप राजस्थान में चले जाइए, चाहे आप एमपी में चले जाइए, चाहे बिहार में चले जाइए, चाहे झारखंड में चले जाइए और चाहे नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए। देखिए मेरे भाई बैठे हुए हैं, एक छोटा सा आह्वान किया था कि भाई ऐसा प्रोग्राम है, इनके खुद के भी 2 प्रोग्राम हो चुके हैं, एक प्रोग्राम अभी 3-4 मार्च को होने वाला, फिर भी वो आए हैं। तो ये हमारी ताकत बढ़ती जा रही है और आप लोगों को पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में आज भी कई ऐसी जगह है जहाँ ये भारत सरकार भी घुस नहीं सकती। हमारे आदिवासी भाइयों की